प्रसीद प्रभो पाहि मां वैद्यनाथ कदाचार गर्भे च शान्तः पुरारे जगत्पङ्कमध्ये त्वहो पंकजोहम सदा सर्वरक्षम भजे वैद्यनाथम। मित्रों, आप सभी लोगों का प्रतियोगिता काव्य दर्पणम इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग पुनः व्याकरण के अंतर्गत स्त्री प्रत्यय प्रकरण के विषय में सामान्य चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। स्त्री प्रत्यय प्रकरण का प्रारंभ होता है। इससे पूर्व षडलिंग अर्थात अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग एवं अव्यय प्रकरण में प्रातिपदिकों का वर्णन किया गया। प्रातिपदिक के ग्रहण में वहां पर निर्णय भी किया गया कि प्रातिपदिक के ग्रहण में लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टों शब्दों का भी ग्रहण होता है। यहाँ जिज्ञासा बनी रहती है कि वे लिंग बोधक प्रत्यय कौन है जिनसे युक्त शब्द का भी प्रातिपदिक के ग्रहण में ग्रहण हो जाता है। इस जिज्ञासा की शांति के लिए प्रातिपदिकों के प्रकरण के अनंतर ही यह स्त्री प्रत्यय प्रकरण दिया गया है। सामान्यतया जो शब्द पहले पुल्लिंग में हों और उसे स्त्रीलिंग में प्रयोग करने की आवश्यकता होने पर उनसे तथा स्वाभाविक ही स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्दों से स्त्रीलिंग बोधक प्रत्यय किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो धातुओं से प्रत्यय करके कृदंत बने हों या प्रातिपदिकों से प्रत्यय होकर तद्धितांत हों अथवा अर्थ विशेष में समास किए गए हों या फिर अव्युत्पन्न हों, ऐसे सभी शब्दों से स्त्रीत्व अर्थबोधन करने की इच्छा होने पर अर्थात स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर स्त्रीलिंग बोधक प्रत्यय किए जाते हैं। हलंत शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा होने पर भी स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय प्रायः कम ही होते हैं। छात्र, नर, मनुष्य पुल्लिंग है। इनसे स्त्रीत्व बोधन के लिए या फिर स्त्रीलिंग बोधन कराने के लिए प्रत्यय होकर के छात्र इस पुंस्त्व विशिष्ट प्रातिपदिक से स्त्रीत्व विशिष्ट प्रातिपदिक को हम छात्रा बनाएंगे। नर से नारी, मनुष्य से मानुषी शब्द बनते हैं स्त्रीलिंग की विवक्षा होने पर। इस प्रक्रिया के लिए व्याकरण शास्त्र में कुछ प्रकृति विशेष से कुछ प्रत्ययों का विधान है। ये प्रत्यय स्त्रियां इस सूत्र के अधिकार में आते हैं। प्रत्यय और परश्च का पूरा अधिकार है। ज्ञा प्रातिपदिकात से प्रातिपदिकात का भी अधिकार है। स्त्रियां के अधिकार में आने वाले प्रत्यय हैं टाप, डाप, चाप, गीप, गीस, गीन, ऊंग और ती। इनमें टाप, चाप, डाप इन तीनों को आप शब्द से ग्रहण वैयाकरण लोग करते हैं और गीप, गीस और गीन का गी शब्द से ग्रहण किया जाता है। अर्थात इसमें केवल ईकार अवशिष्ट बचता है। जैसे कि हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल, इस सूत्र में आप और गी इन प्रत्ययों के अंत में होने पर तदंत शब्दों से परे सु आदि का लोप हो जाता है और औंग आपहा, आंगी चापहा आदि में भी आप का कथन है। लिंग का निर्धारण तो लिंगानुशासन प्रकरण के अंतर्गत ही हो सकता है, किंतु स्त्रीलिंग के बोधन के लिए कौन सा प्रत्यय लग सकता है यह वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो पुल्लिंग केवल नहीं होते किंतु स्त्रीलिंग केवल होते हैं। उनको नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है।
मित्रों, आप लोगों के समक्ष सर्वप्रथम प्रथम सूत्र भट्टोजी दीक्षित जी द्वारा विरचित स्त्रियां अधिकारोयम समर्थानामिति यावत, अर्थात स्त्रियां यह सप्तम्यंत पद है और एक पदात्मक यह सूत्र है, यह अधिकार सूत्र है। स्त्रियां का अधिकार अष्टाध्यायी क्रम से देखा जाए तो स्त्रियां से लेकर के समर्थानाम प्राग्वद्वा इस सूत्र के पहले तक अर्थात तद्धिताः तक प्रत्येक सूत्रों में स्त्रियां यह अधिकार के रूप में उपस्थित होगा। अब यह जिज्ञासा होती है कि व्याकरण शास्त्र में शब्दों की लिंग व्यवस्था का नियामक क्या है, अर्थात लिंग व्यवस्था हम कैसे समझेंगे कि यह शब्द पुल्लिंग है या यह शब्द स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। प्राचीन वैयाकरणों ने इस विषय में सूक्ष्म विचार किया है। भाषा के विकास के साथ ही आरंभ में शब्दों का लिंग निर्धारण लौकिक लिंग के आधार पर हुआ होगा। इसी को आधार बनाकर स्त्रियां के आरंभ में महाभाष्यकार ने निम्नलिखित श्लोक वार्तिकों का विवेचन किया है। स्तन केशवती नारी स्याल्लोमशः पुरुषः स्मृतः उभयोरंतरम यच्च तदभावे नपुंसकम। उभयोरंतरम यच्च तदभावे नपुंसकम, महाभाष्यकार का आशय यह है कि स्तन केश आदि स्त्रीत्व के प्रतीक है तथा लोमशः अर्थात रोम से युक्त होना आदि पुंस्त्व के प्रतीक हैं। इन दोनों के सादृश्य का अभाव होने पर नपुंसक मानना चाहिए। यदि शब्दों के लिंग निर्धारण के लिए उक्त पद्यानुसार लोक को ही आधार माना जाए तो भाषा में लिंग व्यवस्था का सर्वथा निर्वाह होना संभव नहीं होगा। उक्त लिंग लक्षण के मानने पर क्या असंगति होती है, इसके लिए अगला वार्तिक भाष्यकार जी स्पष्ट करते हैं। लिंगात स्त्री पुंसयोर ज्ञाने भ्रंकुशे टाप प्रसज्यते नत्वं खरकुटीः पश्य खट्वा वृक्षौ न सिद्ध्यतः, अर्थात स्तन केशवतीत्व और लोमत्व को लिंग का आधार मानने पर, अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हम स्तन केशवती नारी इस प्रकार से या रोम से युक्त पुरुष ऐसा अगर हम मानेंगे तो भ्रंकुशे अर्थात स्त्री वेशधारी नट के वाचक, भ्रंकुश माने जो अभिनय प्रक्रिया में नट लोग स्त्री का स्वरूप बना करके अभिनय प्रक्रिया को संपादित करते हैं, तो भ्रंकुश शब्द का अर्थ होता है स्त्री वेशधारी नट के वाचक। जो भ्रंकुश शब्द है, इस शब्द में टाप होने लगेगा क्योंकि नाटक में पुरुष भी स्त्रियों की तरह स्तन के समान हो जाता है। इसी तरह खरकुटी, जो खरकुटी द्वितीया बहुवचन में खरकुटी ही यह पद निष्पन्न होता है, तो यहाँ पर खरकुटी सस शब्द में तस्मात् छसो नः पुंसी से सकार को नकार आदेश होने लगेगा क्योंकि खरकुटी नाई का घर केश ही केश से युक्त है, अतः लोमस है। इस प्रकार उक्त लक्षण से खट्वा अर्थात खाट स्त्रीलिंग शब्द और वृक्ष जो पुल्लिंग शब्द है, इन शब्दों में लिंग निर्धारण ही नहीं हो पाएगा क्योंकि खट्वा में स्तन केश नहीं होते और वृक्ष में रोम नहीं होते। तो आगे इसका समाधान करते हैं। नापुंसकम भवेत् तस्मिन् तदभावे नपुंसकम अशत्तु मृग तृष्णावत गंधर्व नगरम यथा, अर्थात कहने का अभिप्राय यह है, इस तरह खट्वा वृक्ष में स्त्रीगत विशेषता, स्तन के स्वत्व का अभाव और वृक्ष में लोमशत्व का अभाव होने के कारण तदभावे नपुंसकम कहने के कारण उक्त शब्दों में नपुंसक लिंग होने लगेगा।
यदि यह माना जाए कि जैसे मृग तृष्णा, मृग मरीचिका दोनों पर्याय हैं एक दूसरे के, तो रेत ही रेत से युक्त स्थान पर सूर्य की किरणों से जल की प्रतीति होने से प्यासा मृग पानी समझकर दौड़ता रहता है, और हम उसके लिए जल न होते हुए भी जलाभास होने के कारण जल शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो प्रकृति इस स्थल में जिस तरह जल की सत्ता न रहते हुए भी जल का अध्यास हो जाता है, एवमेव गंधर्वनगर यद्यपि गंधर्वों का अलग से कोई नगर नहीं है, किंतु आकाश में गंधर्व नगर की कल्पना की जाती है, और कभी किसी के मायाजाल से किसी को आकाश में ही गंधर्व नगर का दर्शन करा दिया गया था। तो उक्त इन उदाहरणों में जिस प्रकार काल्पनिक अर्थ को स्वीकार कर लिया जाता है, इसी तरह अचेतन पदार्थों में भी लिंग चिन्ह के ना रहने पर भी चेतनगत लिंग का अध्यास मानकर क्यों न इष्ट सिद्धि की जाए, ऐसी आशंका यहाँ होती है। इसका समाधान यह है कि मृग मरीचिका में तो सादृश्य के आधार पर जल का आरोप हो जाता है, और गंधर्व नगर कल्पना प्रसूत होने के कारण शशशृंग की तरह बौद्ध अर्थ को लेकर वहाँ निर्वाह हो जाता है। किंतु खट्वा, माला, वृक्ष आदि अचेतन पदार्थों में, जिनमें चेतना है ही नहीं, ऐसे अचेतन पदार्थों में स्त्री पुरुषगत लिंग का कोई सादृश्य न होने से लिंग विशेष का आरोप भी संभव नहीं है। इसका समाधान आगे कह रहे हैं, आगे निरूपण करते हुए बताएंगे। कह रहे हैं आदित्य गतिवत सन न वस्त्रांतर हितवच्च तयोस्तु तत्कृतम दृष्ट्वा यथाकाशेन ज्योतिषः। जिस तरह सूर्य में गति की सत्ता होने पर भी सूर्य चल रहा है ऐसा भान नहीं होता, अथवा जिस तरह वस्त्र से ढके हुए पदार्थ के वस्तुतः होने पर भी दर्शक को उसका भान नहीं होता, उसी तरह खट्वा आदि अचेतन पदार्थों में लिंग के विद्यमान होने पर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, अर्थात प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि खट्वा और वृक्ष आदि में तत्त लिंग प्रत्यायक चिन्ह है, किंतु सूर्य गति वस्त्राक्षन्न वस्तु की तरह लिंग प्रतीत नहीं होते। अब प्रश्न आता है कि होते हुए भी अनुपलब्धि मानना उचित है क्या? माने जिसकी सत्ता है, लिंग अर्थात चिन्ह। हम प्रत्येक वस्तु को इस सांसारिक प्रक्रिया में हर वस्तु का कुछ न कुछ चिन्ह होता है, जिसके माध्यम से हम वस्तु का परीक्षण या वस्तु का ज्ञान कर पाते हैं। तो प्रश्न ये होता है कि होते हुए भी अनुपलब्धि मानना उचित है क्या? इस पर महाभाष्यकार ने समाधान दिया कि 6 प्रकार से विद्यमान वस्तु की अनुपलब्धि होती है। कैसे? तो कह रहे हैं अतिसन्निकर्षात, अर्थात अत्यंत समीप होने से। मान लीजिए आपकी आंखों के अत्यंत सन्निकर्ष में आपकी पलकें हैं, तो क्या आपके आंखों के माध्यम से उन पलकों का अवलोकन हो रहा है? नहीं हो पाता मित्रों। अति विप्रकृष्टात, अर्थात अत्यधिक दूर होने से। हमारी नेत्रों की क्षमता प्रायः लोग बताते हैं कि 1 किलोमीटर तक एक आंख से देखा जा सकता है, उसके आगे हम लोग नहीं देख सकते हैं। हाँ, वैज्ञानिक प्रक्रिया उत्तरोत्तर अभिवर्धित हो रही है, उसका माध्यम लेते हुए आप लोग और भी दूर तक देख सकते हैं, लेकिन सामान्यतया नेत्रगत सामर्थ्य के अनुसार आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक नहीं देख सकते हैं। तो कह रहे हैं अत्यधिक दूरी होने से भी वस्तु का भान नहीं होता है। और मूर्त्यंतर व्यवधानात, अर्थात अन्य पदार्थ की आड़ होने पर या अन्य पदार्थ का व्यवधान होने पर भी हम वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। और
तमसावृत्तत्वात्, अर्थात अंधकार से ढके होने के कारण भी हम वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। इंद्रिय दौर्बल्यात, इंद्रियों की दुर्बलता से, और अति प्रमादात, अत्यधिक प्रमाद होने के कारण भी सत्तात्मक वस्तु की प्रतीति नहीं होती। अतः खट्वा, वृक्ष आदि में तत्कृत शब्द प्रयोग को देखते हुए लिंग निर्धारण मानना पड़ेगा, जैसे कि आकाश के द्वारा ज्योति, तारागण आदि। अन्योन्य संश्रयं त्वेतत् प्रत्यक्षेण विरुध्यते, तटे च सर्वलिंगानि दृष्ट्वा कोऽध्यवसास्यति। यदि तत्कृत शब्द प्रयोग से लिंग निर्धारण हो तो अन्योन्याश्रय दोष आता है। जैसे कि स्त्रीकृत शब्द और शब्दकृत स्त्रीत्व अन्योन्याश्रय का प्रश्रय नहीं होते। दूसरी बात से भी विरोध हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने गंधर्व नगर, आदित्य गति और वस्त्राच्छादित वस्तु का उदाहरण दिया था। सो जिसको वस्तु का प्रत्यय हो रहा है वहाँ अनुपलब्धि मानना उचित नहीं है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि यहाँ शास्त्र में लौकिक लिंग का आश्रय नहीं लिया जाता। अब लौकिक लिंग मानने पर दूसरी आपत्ति है कि तट शब्द में तीनों लिंग होने के कारण कौन सा लिंग लिया जाए। भाई तट शब्द जो है ये तो तीनों लिंगों में है, तो इसको क्या माना जाए, पुल्लिंग माना जाए, स्त्रीलिंग माना जाए, नपुंसक लिंग माना जाए। यह निर्धारण भी लौकिक लिंग मानने पर नहीं किया जा सकता। इस तरह की अनुपपत्ति होने के कारण सिद्धांतगत लिंग निर्धारण के लिए कारिका का उपस्थापन पुनः आचार्य करते हैं और कहते हैं, सस्त्यान प्रसवौ लिंग मास्थेयौ स्वकृतान्ततः संस्त्याने स्त्यायतेर्दृत् स्त्री श्रुते शप प्रसवे पुमान। अर्थात संस्त्यान अर्थात संचय, राशि, सामीप्य या प्रसार या विस्तार अर्थ आदि के कारण स्त्रीत्व और प्रसव अर्थात उत्पत्ति का कारण आदि से पुंस्त्व का निर्धारण करना चाहिए। संस्त्यान अर्थ में स्त्ययी शब्द संघातयोः स्त्ययी धातु से ड्रत प्रत्यय करके गीप प्रत्यय करने पर स्त्री शब्द बनता है, तथा प्रसव अर्थ में पू धातु से डुमसुन प्रत्यय होकर पुमान शब्द बनता है। अतः संस्त्यान विवक्षा में स्त्रीत्व और प्रसव विवक्षा में पुंस्त्व मानना ही समुचित समाधान है, न कि स्तन केशवती नारी वाला लक्षण। भाष्यकार के अनुसार स्त्री का संबंध स्त्यायति से है और शास्त्रीय स्त्रीत्व का संबंध भी उसी से मानना चाहिए। इस तरह जैसे लौकिक पुरुष का संबंध श्रुते क्रिया से है, उसी तरह शास्त्रीय पुरुष का संबंध भी उसी से है। लोक में स्त्री अधिकरण है क्योंकि उसमें गर्भ का संस्त्यान होता है, और पुरुष करता है क्योंकि वह उत्पन्न करता है। जबकि शास्त्रीय अर्थ में तो दोनों भाव साधन है, संस्त्यान स्त्री है और प्रवृत्ति पुरुष है। अर्थात गुणों का संस्त्यान स्त्री है और गुणों की प्रवृत्ति पुमान है। वैयाकरणों ने पदार्थों की प्रवृत्ति को ही लिंग का लक्षण स्वीकार किया है। सांख्य शास्त्र में सत्व, रज और तम ये तीन गुण बताए गए हैं और प्रत्येक पदार्थ में इन तीनों गुणों का ही विपरिणाम हुआ करता है। तदनुसार लिंग का लक्षण इस प्रकार है, सत्व, रज और तम इन तीन गुणों की वृद्धि का कथन अपेक्षित हो तब पुल्लिंग का प्रयोग होता है। प्रसव विवक्षायाम पुमान। इसी तरह पूर्वोक्त पदार्थ में सत्वादि गुणों का ह्रास का कथन अपेक्षित हो तब स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। संस्त्यान विवक्षायाम स्त्री। तो तस्योक्तौ लोकतो नाम गुणो वा लुप युक्तवत्, अर्थात
स्त्रीत्व और पुंस्त्व की उक्ति में गुणों के तारतम्य से लोक से लिंग का निर्धारण करना चाहिए, जैसे कि लुप युक्तवद विभक्ति वचने सूत्र में आश्रय लिया गया है। आचार्य पाणिनि ने भी स्पष्टतया कह दिया है कि लिंग लोकाश्रित है। लिंगम कदापि प्रयोक्ता के आश्रित नहीं होता, अपितु शिष्टजन आश्रित होता है। तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, गुण से अभिप्राय सत्व रज तम से तो होता ही है, साथ ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध से भी होता है। अतः यहाँ कौन सा गुण लिया जाए, इस संबंध में कैयट ने सांख्य दर्शन के समान सृष्टि प्रक्रिया का रूप देकर शब्दों के तीनों लिंगों संबंधी समस्या का समाधान किया है। तदनुसार यहाँ गुणों से तात्पर्य सत्वरज तम से है, संस्त्यान का अर्थ तिरोभाव छिपना है तथा प्रवृत्ति का अर्थ आविर्भाव है। गुणों का तिरोभाव स्त्रीत्व है और गुणों का आविर्भाव पुंस्त्व है तथा साम्यावस्था नपुंसकत्व है। गुणों की ये अवस्थाएं केवल शब्दगम्य हैं। उपचय अर्थात वृद्धि और अपचय अर्थात ह्रास ये शब्द सापेक्ष होते हैं, अर्थात इनका उच्चारण करते ही किसकी उपेक्षा उपचय और किसकी अपेक्षा अपचय यह जिज्ञासा होती है। उसकी शांति के लिए कहा जाता है कि एक दूसरे की अपेक्षा उपचय और अपचय समझना चाहिए। इस प्रकार गुणों की प्रवृत्ति अथवा उपचय पुंस्त्व का प्रतीक है और गुणों का संस्त्यान अथवा अपचय स्त्रीत्व का प्रतीक है तथा गुणों की स्थिति अथवा साम्यावस्था नपुंसकत्व का प्रतीक है। सत्व रज और तम ये प्रकृति के गुण हैं, अतः प्रकृतिजन्य सभी प्राकृत पदार्थों में तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। अतएव अयम पदार्थः इयम व्यक्ति ही इदम वस्तु, यह तीनों लिंगों के पृथक शब्दों का प्रयोग पदार्थों के लिए किया जाता है। इस प्रकार यद्यपि सर्वत्र सभी शब्दों में तीनों लिंगों की सत्ता होने से सभी शब्दों में त्रिलिंगी होने की आपत्ति आती है, अर्थात प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक पदार्थ में त्रिलिंगी होने की आपत्ति होने लगती है। तथापि किसी विशेष शब्द से किसी विशेष लिंग की अभिव्यक्ति शिष्टों के प्रयोगों के देखते हुए अथवा लिंगानुशासन प्रकरण के अनुसार किया जाता है। लिंग के विषय में ही कात्यायन ने वार्तिक लिखा, लिंगम अशिष्यम